इस्तकबाल है और अब वक्त हो गया है कि हम जनता के पास ये अहम सवाल लेकर जाएं और जनता से ही बताएं कि वो अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ता को खुद जो है भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सवाल पूछें। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं। मेरे भाई, आपका नाम क्या है? पृथ्वी मस्के। पृथ्वी जी, आपका क्या सवाल है? अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था इस बार 400 पार जी। तो मुझे उनसे ये सवाल है, ये हम इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये उत्तर पश्चिम जिले में चल रहा है, यहाँ पे शिवसेना ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। आप अपना कोई एक दो मजबूत उम्मीदवार बताइए, कौन है आपका, या इस बार भी कोई बाहर से आने वाला है उम्मीदवार? हिंदुस्तान के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। हमको समय लग रहा है इसलिए क्योंकि हमें 370 भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर और 400 एनडीए करके आना है, इसलिए हम सोच समझ के उम्मीदवार दे रहे। जो भी उम्मीदवार देगा वो अच्छा रहेगा, आपके हित में काम करेगा और चुन के आएगा। जी जी, आपके हित में ही काम करेगा, ये विश्वास दिला रहे हैं विश्वास जी। जी, यहाँ पर एक और भाई है जिसको सवाल पूछना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलमगीर शेख है, मैं विधानसभा में रहता हूँ। मेरे को बीजेपी प्रवक्ता से पूछना है। उन्होंने सबसे पहला शुरुआत में बताया है जो हम लोग NRCA इसके लिए ला रहे हैं क्योंकि बाहर जो कंट्रीज़ में 3% हिंदू बच गए, बाकी सारे उनको इस बात का डर है हिंदू बाहर कहीं नहीं है। तो मुसलमान लोग उनके हिसाब से हिंदुस्तान में ज़्यादा है, तो डर गया क्या मुसलमानों से, जो उनको इसके लिए CA हटा के मुसलमान को पहले हटा दिया जाए ताकि उनके डर कायम रहे। तो मुसलमान से कानून का लोग देश डरते है हैं क्या? विश्वास जी, आपसे ये सवाल पूछने के लिए आलमगीर साहब रमजान कानून का है, में कॉन्स्टिट्यूशन का है, इधर डरने का कोई आए सवाल नहीं हैं, होता तो है। आप अगर प्लीज- मोदी जी अगर मोदी जी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही बताया मैं 3% हिंदू खाली दूसरे कंट्रीज में रह गया, इसके लिए CA लगाना पड़ा। शायद आपको फिर इस बात का भी जानकारी होना चाहिए, मुसलमान से भी हमको खतरा नहीं है। अगर आपको मोदी जी को खतरा है तो कुर्सी छोड़ दे, बाकी कंट्री काम करने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए, जी को काम मुझे बोल दीजिए। मुसलमानों के एक खिलाफ तो कोई संविधान डर का देश फैलाया जा है, रहा मोदी जी है, नेतृत्व ये कर रहे हैं, इनका किसी को डरने की सवाल जरूरत है। नहीं है। In a ये कायदा nutshell। इसलिए ला रहा है। और मैं जो कह रहा था, जब 25% मुस्लिम पाकिस्तान में थे, उनके काफी लोगों का कन्वर्जन हो गया, काफी लोगों का कत्लेआम हो गया, इसलिए वो 3% बचे हैं। वो अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तब उनको सहूलियत देना चाहते हैं। मुसलमान पाकिस्तान में मुसलमान डिवाइड खुद हुआ है। हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान से के लिए मानते नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा हिंदुस्तान के मुसलमान को हम ब्लेम कर रहे हैं। इसके लिए आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, इसके ऊपर CA लगा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। कानूनन काम कीजिए, कानून कीजिए, देश के हित में, बेरोजगारी में काम कीजिए, आपके समर्थन में। मुसलमान भी आपके वोट, विश्वास जी सुन लीजिए, ये जनता है, मुसलमान को वोट बैंक है आपका। मुसलमान भी मोदी जी को जिता के लाए। 400 पार आप तो नारा दे रहे, तो 400 बाद आपके अकेले में नहीं आया है, उसमें मुसलमान का भी योगदान है। मैं सुन नहीं पाया। आप क्यों बोल रहे जो 3% मुसलमान बाहर बच गया? लास्ट में ये कह रहे हैं कि मुसलमान भी मोदी जी को जिता रहे हैं, मोदी जी के लिए नारे दे रहे हैं। नहीं, सब जरूर जीता रहे। जब हम जब 400 की बात कर रहे हैं तो पूरी आवाम हमारे साथ है। जो हमारे लाभार्थी है, जिसको नल से जल मिला है, जिसको अच्छे रास्ते मिले हैं, जिसको टॉयलेट मिले, वो सब हमारे लाभार्थी है। हम धर्म की बातचीत नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो वोट बैंक है वो लाभार्थियों की है। जी जी, मुसलमान को क्या पाकिस्तान भेजना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं आलमगीर जी। अब ये पाकिस्तान में, ये तो बेबुनियादी डर ये आपके अंदर है। वो हिंदू वहाँ पर बचे हैं बहुत कम, ऐसे बोल रहे हैं। 3% हिंदू के बाहर कंट्री में है कि आप सर्वे आपके बराबर नहीं है। 3% हिंदू बाहर का पाकिस्तान के। ये बात सच है कि इनफैक्ट वहाँ पे अल्पसंख्यकों की इतनी जो तादाद कम हो चुकी है। पहले वो 25% थे जब बंटवारा हुआ था देश का, अब उनको जबरन कन्वर्ट करवा के 2% पे लाया गया है, तभी वो बात की जा रही है। आलमगीर जी, आई होप कि आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। जी, जिस प्रकार आपका नाम? मेरा नाम मनीष है, मनीष पंगंती जी। जिस प्रकार से ये भाई बोल रहे हैं जी कि हमें मुसलमानों से डर है यहाँ पे, हमें किसी से डर नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब हमारा बंटवारा हुआ था तो जातिवाद के मतलब जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं को वहाँ पे अत्याचार किया गया, हमारा हिंदू सहनशील है, इसलिए इनको कुछ नहीं हुआ आज तक। ना ये डरे हुए, ना रहते खुलेआम जी रहे। और जो योजना सरकार भारत सरकार का होता है उनमें इनको भी लाभ मिलता है। ऐसा कौन सा योजना है जो इनको लाभ नहीं मिलता हो? तो ये खाली एक झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस इनको आप ये बताना चाहते हैं कि अफवाहें तो दूसरी चीज है, अपने दिल में कोई डर ना रखिए, क्योंकि आप हिंदुओं के बीच, ये भाई का कहना है
जिसके पास सवाल होगा। जी आपका नाम? मौलिक पंड्या। मौलिक जी, आप यूसीसी पे कोई सवाल पूछना चाहते थे? हाँ, अभी जो इमिग्रेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है और कोशिश भी जारी है, मैं पूछना चाहूँगा कि आम जनता की जो इंडियंस है उनकी एम्प्लॉयमेंट अभी पक्की है कि बाहर वाले को लाके एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी जॉब्स खतरे में आ जाएंगी अगर आप बाहर वालों को लाओगे, देखिए, तो चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, बड़ा बाहर अच्छा वाले अगर मुद्दा आ गए है। तो हमारी जॉब के जॉब्स लिए खतरे में आ मोदी गई। प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और केवल जॉब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसलिए स्वयं रोजगार की तरफ भी हम ख्याल दे रहे हैं। आज 35 करोड़ लोग मुद्रा के माध्यम से लोन लेके स्वयं रोजगार भी कर रहे हैं, और अगर वहां से कोई लोग आते हैं, अब पूरा 3% तो नहीं आ रहा है, जिनको तकलीफ हो रही है वही से आ रहे सेल्फ हैं। एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए आप कब तक प्रयास करेंगे? सुनो, आपको 10 साल मिले। सुनो भाई साहब, सुनो, 10 साल में क्या किया? 10 साल आप में कब तक प्रयास करेंगे? 100 साल तक? पहले भारत की अर्थव्यवस्था टूट थी, बेरोजगारी आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान पे, युवा रास्ते पे है। आप प्रयास कर रहे हो 10 साल, कम होते 10 साल। बात करो, बीजेपी सरकार को 10 साल मिले, 10 साल। व्यवस्था आ गई है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, कहाँ है वो? 15 लाख कहाँ गए? जरा बताइए, इस पर जवाब दीजिए। तो प्रयास का तो रिजल्ट है। आप बोलते प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, कब तक प्रयास करेंगे आप? 100 साल तक? रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए तो लोग चुन के दे रहे हैं। प्रयास नहीं, लोग रिजल्ट चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा है, आसमान पे जा रहा है। लोगों ने क्यों चुन के दिया? लोग मोदी जी के साथ 400 का बाटला 1000 रुपए में मिल रहा है, ये प्रयास है आपका? करो जी, आप कुछ बोल। ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि लोग मोदी के साथ क्यों है? क्योंकि लोग बेरोजगार है, इसलिए। आप बताइए कितना रोजगार आपने दिया है? आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आप कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। मुझे कितनी नौकरी आपने उपलब्ध कराई है? अरुण जी इसका जवाब देंगे। जी अरुण जी। जी मैं भाई साहब आपकी एक मिनट रुकिए, शरद पवार जी, 1 मिनट, सॉरी, शरद पवार गट भाई साहब, आपने जो सवाल पूछे, आपने भी पूछे रोजगार के ऊपर, काफ़ी सही सवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप जनता का भी ये कर्तव्य होता है कि इस राज्य में और इस देश में रोजगार देने के लिए क्या क्या सरकार की ओर से योजनाएं हो रही। आपको मैं 2-3 सिर्फ एग्जांपल दूंगा जिससे आपका मन थोड़ा बहुत तो मानेगा कि हाँ, सचमुच इस केंद्र सरकार की ओर से और इस राज्य सरकार की ओर से प्रयास हो रहे। अभी 4 महीने पहले जब हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जब दावोस चले गए थे, तभी विरोधी पार्टियों ने काफी हल्ला गुल्ला किया था कि पिकनिक मनाने गए वगैरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे पास उसके आंकड़े में हर दिन उस वक्त दावोस के 4 दिन मेरा पूरा लगातार मेरे इंटरव्यू चल रहे थे, और आखिरी दिन में दावोस से जब हम वापस आए तभी 3,57,000 करोड़ की यहाँ पर रोजगार हम लेके आए। एक मिनट रुको, विरोध में 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 15 लाख रुपए कहाँ चले गए? 15 लाख कहाँ चले गए? 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ? राज्य में यहाँ पे मोदी किसी सरकार भी की ओर से प्रकार का रोजगार मेला चल रहा है। नहीं दे पा उस रहे। रोजगार मेला में हर एक मेला में कम से कम 40,000 से लेकर आप 60,000 मुझे ये भी डेटा बता तक दीजिए। युवकों को रोजगार मिल शिंदे रहे, साहब उसके दावोस जाके आंकड़े महाराष्ट्र के नौकरी लाए, आपको एक मिल चीज तो जाएंगे। आप इसको लेकिन डेटा बता ये दीजिए, जो महाराष्ट्र से कितनी इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट हो गई है? बात सही है आपकी, ये देखिए, नहीं, ये जो सोशल मीडिया पर जो जाते हैं उसके पीछे की सच्चाई भी जानने के लिए ये सब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से आप मत जाइए कि वो अभी आपको ताजी नहीं, एक मिनट, मैं भाई साहब को एक ताजा उदाहरण दूंगा। जो बीकेसी से भाई साहब, बीकेसी से जो डायमंड बोर्ड्स कंपनी चली गई करके ये 2 भाई साहब चिल्ला रहे थे, मतलब इनकी पार्टियां। ताजा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं विद प्रूफ कि डायमंड बोर्ड्स जो गुजरात में चल रही है, वहां के सारे व्यापारी फिर से बीकेसी में आकर बसने के लिए निवेदन सबमिट करके चले गए, क्योंकि उनको वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको महाराष्ट्र चाहिए। तो ये चिल्लाना बंद कर दो, झूठी बातें बंद कर दो। 1 मिनट बताता हूँ, एक आंकड़े
आंकड़ा आपके सामने रखता हूं याना, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा। 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमारे देश में 45 करोड़ लोगों के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार था। आज 2024 में सीएमआई का जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि हमारे देश में केवल 43 करोड़ लोगों के पास ही रोजगार है। मतलब 2 करोड़ रोजगार 10 सालों में घटे हैं, जबकि 90 करोड़ लोग इस समय हमारे देश में रोजगार पाने के लायक हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं है। तो इस पर अगर हम प्रश्न पूछते हैं तब ये बेचारे परेशान हो जाते हैं। उसका तब ये जवाब कहते हैं आत्मनिर्भर, हम रोजगार नहीं देंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ो। पहले रोजगार पे फिर आता हूँ। मुंबई महानगर पालिका में दत्तक वसी योजना के माध्यम से एनजीओ को काफ़ी काम दिया जाता था। काफ़ी जो छोटी मोटी संस्थाएं काम करती थी, अपना रोड साफ करना, इससे कुछ लोगों को रोजगार मिलता था। पर अब महानगर पालिका ने 1200 करोड़ का टेंडर डायरेक्टली क्रिस्टल कंपनी को दे दिया है। तो ये जो संस्थाएं कहाँ जाएगी फिर? ये सब फिर से बेरोजगार हो जाएंगी। अभी जो इन्होंने कहा कि दत्तक बस्ती योजना जो चल रही थी, तो इससे हर संस्था के माध्यम से 10-20 लोगों को रोजगार था। अब एक ही कंपनी आकर पूरे बीएमसी को चलाएगी, तो ये श्योरिटी नहीं कि हमारा रोजगार, हम तो बेरोजगार हो ही जाएंगे ना। बिल्कुल कैपिटलिज्म और मोनोपोली की इसमें साजिश दिख रही है। जी अरुण जी या विश्वास जी, कौन इसका जवाब देना चाहेंगे? और एक चीज जी, वो जो 1200 करोड़ टेंडर दिया गया है वो बीजेपी के ही नेता को दिया गया है, उसी की कंपनी को दिया गया है, क्रिस्टल को। ये आज की राजनीति में मैं सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, हम जनता बैठे हैं यहाँ, आज की नेताओं की क्या श्योरिटी है कि वो यहीं रहेंगे? सुबह राष्ट्रवादी में रहेंगे, शाम को बीजेपी में रहेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि कौन सा नेता चुनाव आने तक किस पार्टी में रहेगा। नेताओं से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि सुबह ये राष्ट्रवादी में रहेंगे, शाम को पवार साहब। जी आपका सवाल समझ गए अच्छी तरीके से। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ज्यादा करके मुझे महाराष्ट्र में ही दिख रही है। कोई यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहा है। और हमारे साथ चौधरी जी भी है जो आम आदमी पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, नुमाइंदे हैं आम आदमी पार्टी के। आप जवाब देना चाहेंगे इनको? जी आपका जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिक्योरिटी जो है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। तो इन्होंने बिल्कुल, कुमार विश्वास कहाँ पर है, योगेंद्र जी कहाँ पर है, आम आदमी पार्टी आपको दे सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर हमारे नेशनल लेवल के लीडर्स, हमारे नेशनल लेवल के लीडर्स को दबाव बना करके सीबीआई का उसके बावजूद जेल में रखा गया, प्रवेश करेगा और बदलेगा। उसके बाद भी आज तक डटे हुए हैं, लेकिन ये दल बदलने का काम हमारे नेताओं ने नहीं किया। बदलने की बात नहीं है, बात साफ सुथरी ये करिए। आप बताइए, आप जब आए थे हजारे साहब के साथ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे थे, तो किस बेस पे आए थे कि हम काला पैसा लाएंगे देश में, लोगों को देंगे, लोकायुक्त लाएंगे, करप्शन दूर करेंगे। आज वो सब कहाँ हैं? आज आपके साथ के छोटे कार्यकर्ता कहाँ हैं? कहाँ चले गए सब सारे लोग? तो ये सब हम लोग को मत बताइए। चौधरी जी, जनता के सवालों का जवाब आज दीजिए। सभी के सभी कार्यकर्ता हैं जिनका पर्सनल स्वार्थ था। किरण बेदी, योगेंद्र यादव, आशुतोष, इनका सुन लीजिए जवाब। कुमार विश्वास, देखिए ऐसा है, जिन नेताओं ने पर्सनल स्वार्थ लेके आए थे, वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों में जाते हैं, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। लोगों को बताओ जिसके साथ आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया, क्या साफ सुथरी बात करेगी आम आदमी पार्टी? हम तो जनता है, हम सबसे सवाल पूछते हैं। पार्टी हॉपिंग तो आम आदमी पार्टी में भी हुई है। कुमार जी को पर्सनल स्वार्थ था। कुमार जी, इनका कोई सवाल सुन लेते हैं। ये मोदी जी के कारण पॉसिबल है, किसी को डर नहीं आपको। लेकिन हमारी पार्टी में मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि सारी उत्तर भारतीय जनता आपके साथ खड़ी थी। सारे प्रदेश के जितनी बड़ी पार्टियां थी, सबके जो बड़े नेता थे वो आपके साथ आए हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि राज ठाकरे को आपको साथ में लेके आने के लिए? क्या उत्तर भारतीयों पे आपका विश्वास नहीं रहा, या उत्तर भारतीयों का वोट बैंक आपके समझ में नहीं आया? ये जरा बताइए, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस को समाप्त करके भाजपा को खड़ा करने में काम किया है। तो और उत्तर भारतीयों के अंदर एक बड़ा सवाल है, तो इसको आप जरा बताइएगा। हर देश में, हर राज्य में, पूरे देश में सभी नए पार्टी के दलों के जो नेता है मोदी जी के नेतृत्व में आकृष्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज अगर आप
राज ठाकरे की बात करते हैं तो वो स्वयं आना चाहते हैं। अजित पवार स्वयं आए हैं, अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं तब उनका स्वागत करते हैं। मैं मानता हूं कि वो आने के लिए अट्रैक्ट है, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं रहा कि जो उत्तर भारतीयों की सुरक्षा की बात रही है, गत 3 साल से आपने भी देखा होगा, वो हिंदुत्व के आधार पे आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, आप चिंता मत करो, उत्तर भारत की चिंता आप मत करो, हमको ज्यादा मेरा सवाल फिर वही रहा कि जो उनकी रक्षा सुरक्षा का है। मैं इनकी तरफ से सवाल को रिफ्रेश कर देती हूँ। विश्वास जी और अरुण जी, आप दोनों से ये सवाल है मुझे विश्वास जी से एक सवाल पूछना है। उत्तर भारतीयों की मुझे विश्वास जी से एक सवाल पूछना है। शुरू से है इनकी डिग्निटी उत्तर भारत की चिंता आप मत करो भाई साहब, हम करेंगे जी। आप उनकी चिंता मत करो, उत्तर भारत की चिंता हम करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं आप मुतमईन रहिए, उत्तर भारत की चिंता आप मत करो भाई साहब, हम करेंगे। मुझे विश्वास जी से एक सवाल पूछना है। वो सवाल ऐसा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, मैं पुनः मैं वापस आऊँगा, और उन्होंने कल परसों कहीं पे कहा कि मैं वापस आया, लेकिन साथ में 2 पार्टियों को फोड़ कर दोनों सही कह रहे हैं। वहीं पे दोनों भी सही कह रहे हैं। वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि हमने किसी भी पार्टी को नहीं फोड़ा। तो मुझे इतना बता दीजिए से दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? जो जनता से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कि कौन किस पार्टी में है, क्या है। जी, आपके पास सवाल। नहीं, जिस प्रकार से ये राज ठाकरे जी के ऊपर बोल रहे हैं कि राज ठाकरे जी मराठियों के लिए लड़ रहे थे, वो एक समय की बात थी। अभी मैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी कि अन्य जगह के लोगों को दबा के रखने की कोशिश की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक राज्य में जहाँ पे बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पे दबाने की कोशिश की जाती है। जी, तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ और मैं कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। ये जो है मैं पहले की बात बोल रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। आप अगर देखोगे अन्य शहर में आप जाओगे जहाँ पे बहुसंख्यक है वहाँ पे अत्याचार होता था, पर अब नहीं हो रहा है। मोदी जी के राज्य में ये नहीं हो रहा है। इसलिए मैं वो ये कहना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से राज ठाकरे जी भी हिंदुत्व का मुद्दा लेके आए हैं, वो हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके साथ वीडियो। जी तो आप ये कह रहे हैं कि मुतमईन रहिए, आपके साथ कोई नाइंसाफी आपकी बार नहीं होगा। यानामीर, मेरा नाम प्रिंस सिंह है। मैं शिवसेना के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है कि अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि कर्मवीर बन के हम लोगों ने कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मदद की। तो इनके ही महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की सरकार में किस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, इस पर शिवसेना के नेता चुप रहते हैं। दूसरी चीज़ है, किस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ने पर ऐलान मात्र करने से सबसे उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप जवाब देता हूँ। जी आनंद दुबे जी, आप जवाब देता हूँ। अब जवाब देता हूं। हनुमान चालीसा हम सब रोज पढ़ते हैं, हमारे नेता रोज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, देश के सभी नागरिक पढ़ते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन आज तक कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए कि कोई चेतावनी देकर किसी के घर में बलजबरी घुसकर हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ने की बात करे, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। आप हमें चेतावनी मत दीजिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए और मत पढ़िए, वो आपका व्यक्तिगत विषय होगा, लेकिन मेरे घर में आकर, एक मुख्यमंत्री के आवास में आकर आप चेतावनी देकर कि मैं आपके घर में पढ़ूंगी, तब आपको संविधान जो सजा बनाया है उस सजा के अधीन आपको गिरफ्तार किया गया, आपको जेल में रहना पड़ा, फिर आपकी बेल हो गई, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप चेतावनी मत दीजिए। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी आई ही महाआरती करके और सड़क पे महाआरती करके आई है 93 में, और जब सड़क पे जो आरती हो सकती है वो किसी के दरवाजे पे होने का भी अपना एक कारण था। तो मेन बात ये है कि जो वो भाई ने कहा कि नेता अपने हिसाब से मौसम से बदलते हैं, तो प्रवक्ता भी वैसे बदलते हैं। मतलब घुसपैठिया बनना चाहते हैं आप, घुसपैठिया मतलब राम भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन राम भगवान के आदर्श का पालन नहीं करते। अपने पिता के वचनों के लिए जंगल चले गए, वन चले गए, उनका नाम लेते हो लेकिन उनका चरित्र पालन नहीं करते। आप घुसपैठिया बनना चाहते हो, किसी घर में बलजबरी घुसना चाहते हो, गुंडों द्वारा मारा जाता है।
इस पर उद्धव जी उनकी सरकार होती है, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते कत्लेआम हुआ और जब वो इसकी शिकायत कत्लेआम हुआ पालघर में। जी इनका सवाल हो जाने दीजिए। और दूसरी चीज, पालघर में सनातनी जानकारी संतों के लिए बता दूं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं करेंगे और मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, ये बात बताने की कोशिश करेंगे। इनका सवाल है जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं उसको कंडेम क्यों नहीं करते? याना बोलने देना, अल्पसंख्यक याना खतरे में बोलने अब देना। बताइए, सनातनी पालघर संतों में को जिनकी हम हमारे पूजा करते साधु हैं। संतों की जो जवाब निर्मम सुन हत्या लीजिए। हुई थी, उसके सभी दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम मां विकास आघाड़ी की सरकार ने उस समय किया। 700 से अरे ज्यादा आपका लोग गृह मंत्री गिरफ्तार किए भ्रष्टाचार में गए, लिप्त सब है। पर मुकदमे चले, सब आपका जेल गृह में मंत्री बंद भ्रष्टाचार में है और लिप्त सबको है। सजा मिल रही है। तो भैया ऐसा है कोई जंगल राज यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ पर सजा मिलती है। अगर कोई आपके किसी के खिलाफ गठबंधन से हिंसा जुड़ा एक करता है सवाल इनके उसे पास। जिस गिरफ्तार किया प्रकार जाता है। राहुल गांधी अब जी ने आपकी तरह नहीं है, छत्रपति आपके शिवाजी गृह मंत्री महाराज की तरह नहीं है ध्यान कि से न यह कोई- ऐलान किया न है कोई- कि वो शक्ति का विनाश करेंगे, हिंदुत्व शक्ति का विनाश करेंगे। आप क्या उसके समर्थन में हो? ये हम आम जनता सुनना चाहती है आपसे। तापसे जी और चौधरी जी और अरुण जी, तीनों में से कौन इसका जवाब देगा? जी जी अरुण जी। अब 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट मेरे ऊपर पूछा गया है, मैं दूंगा। हमारे देश में 2 प्रकार की शक्तियों का जिक्र है, एक सकारात्मक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति, एक देवीय शक्ति, एक असुरी शक्ति। जो असुरी शक्ति आज इस समय देश में संविधान को भंग करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उस असुरी शक्ति को राहुल गांधी जी ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। राहुल गांधी जी ने जिस शक्ति कौन को आपत्ति समाप्त करता करने है? की बात की हमारे है, देश वो में हिंदू शक्ति जब थी, हिंदू शक्ति रावण के ने बदले जन्म लिया, राम भगवान ने शक्ति का जन्म मतलब लिया। होता है शक्ति, हमारी माताएं बहनें भी है, नारी शक्ति भी है। शक्ति का मतलब दुर्गा माता होता है, शक्ति का मतलब काली माता होता है। नरसिंह भगवान ने जन्म लिया, तो हम तो भाई हम तापसी जी का शक्ति को मारे। तापसी जी का जो जवाब राहुल दे गांधी दें। ने जी, कहा तापसी वो जी। और इन्होंने जिस जो प्रकार से लक्ष्मण टिप्पणी दी को- वही बात जो है। लक्ष्मण जी, भगवान शक्ति को का गलत शक्ति बाण अर्थ है, लगा वहाँ था, पे वो दुर्गा प्रधानमंत्री माँ मोदी की साहब शक्ति ने थी, और वो बाकी की दुर्गा माँ मीडिया की ने शक्ति निकाल थी। के शक्ति बाण, जानबूझ के जिसका कांग्रेस नाम पार्टी ही को शक्ति बदनाम बाण करने हो, का षड्यंत्र जिसका लगाया। नाम ही शक्ति बाण देवी हो। शक्ति भी है, असुरी शक्ति भी है, और असुरी शक्ति का नाश करने के लिए इंडिया ब्लॉक यहाँ पे डट के खड़ा है। देश महेश भाई 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 दुबे जी मैं आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। महेश माननीय भाई, बाल ठाकरे, एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि आज जो मैंने पार्टी तोड़ी बाला है साहब ठाकरे मुझे ने एक सिंपल सवाल महाशक्ति ने पूछा था। मदद की है। जिस दिन मैं कांग्रेस वो के साथ महाशक्ति की बात राहुल गांधी कर करूंगा, रहे थे क्या? उस दिन मेरी दुकान बंद हो जी जाएगी। विश्वास जी। मैं क्यों इनके बताता साथ हूँ। बैठ रहे हैं? देखिए 1 मिनट पाठक जी 1 मिनट देखिए। अब मैं इस पे जवाब दूंगा। बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा गांधी जी की मदद की है। बाला साहब ठाकरे जी ने प्रतिभाताई पाटिल को राष्ट्रपति बनाने में मदद की है। बाला साहब ठाकरे जी ने प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति बनाने में मदद की है। जब कांग्रेस ने मदद मांगी है, उन्होंने मदद की थी। वो कभी भी कांग्रेस विरोधी नहीं थे, उन्होंने आपको कमल को कितना मजबूती दिया। और आज आप लोग पीठ में छुरा भोगते हो। प्रवक्ता जी से बोलना चाहते हैं, उन्होंने जब आपने महाराष्ट्र में अपराध किया सरकार है। से बाला साहब ठाकरे जी ने तो हमेशा उन्होंने क्या कांग्रेस को बताया, मदद जो की। मुझे अजीत दादा पर दबाया जा रहा है, इसके लिए हमने ये सरकार उनके साथ तो छोड़ के बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। तो अभी उनको फिर ये सारे की जरूरत पड़ा, जो अजीत दादा को लेना पड़ा उनको पार्टी में। क्या उनको ये सारा समझ में नहीं आया बीजेपी का, जो देखिए, अजीत दादा का ये मैं सारी की काफी जरूरत देर पड़ा, से साथ में लेना पड़ा। हमारे जो विरोधी दल है उनकी बातें सुन रहा था। भाई साहब आपकी इसकी पहले की भी बात मैंने सुनी थी, उसके ऊपर मैं पहले जवाब दूंगा, बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले सवाल इनसे था? तो आपने आनंद जी से था। आनंद दुबे जी सही ना, शिवसेना प्रवक्ता अरुण सावंत। देखिए बात चल रही थी सीएए की। CAA ये जो कानून है इस देश में 2019 को जो बनाया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हुआ। ये कानून हमारे भारत में जितने भी जाति धर्मों के लोग रहते, उन लोगों के लिए ये बनाया हुआ कानून नहीं है। ये पहली बात ध्यान में रखिए। जो लोग बाहर से यानी 3 देशों से, आपको नाम मालूम है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश। तो ये 2014 तक जो लोग आ चुके हैं,
या उसके पहले आए उनको सिर्फ लागू होना है। भारत के मुस्लिमों के इससे कोई लेन देन ही नहीं है। भारत के मुस्लिम हमारे भाई है, थे और रहेंगे। आखिरी अल्फाज चौधरी जी से, आखिरी अल्फाज जी। दूसरी बात सुनिए, 2014 के बाद से शरणार्थियों का आना बंद हो गया और जितने लोग भी आए हैं 2014 से लेकर आज तक, उनको क्या आप आगे नागरिकता नहीं देंगे? सुनिए भाई साहब, आप समझने की कोशिश नहीं करते, ही तो गड़बड़ है ना। फिर एक बार आखिरी बार मैं कहता हूं, जो भारत स्वतंत्र हुआ होने के बाद से 2014 दिसंबर 31 तक जो भी लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए, उन लोगों की बात चल रही है, उन सभी को मिलेगा। उसके बाद जो भी लोग आए हैं उनके लिए, एक मिनट, उनके लिए ये कानून लागू नहीं है, क्योंकि भारत में अगर किसी भी नागरिक को अगर नागरिकता देनी है तो उसको 11 साल यहाँ पर रहना अनिवार्य है, और सीएए द्वारा ये 5 साल का लिमिट उनको मिलने वाला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जनता को रोजगारी, जनता को महंगाई कम करने में ज्यादा दिलचस्पी है। हाँ, वतन परस्ती की जब बात आती है तो जनता नहीं चाहती कि किसी भी तरह की पोलराइजेशन हो, ना उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, ना हिंदू मुस्लिम के बीच। तो यहीं पे हमें इस डिबेट को खत्म करना होगा, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब आज मुखातिब हुए इस स्पेशल शो के लिए। भारत एक्सप्रेस की तरफ से मैं याना मीर आपसे इजाजत मांगती हूँ। भारत माता की